हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप मुझे जानते हो कि मैं अनी और मेरा नाम दूसरा नाम है उमंग। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने चाचू प्रशांत चाचू से। हाय गाइस। तो ये एनडीए का पेपर दे रहे हैं। ये अभी 10 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज इनकी 10 है, तो ये आज ही जाएंगे। तो ये ना वहाँ पे पढ़ते सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरा भी बहुत मन करता है वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि इनका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे क्या मिलता है, क्या होता है, तो सब कुछ इनसे मैं पूछूंगा। तो आप बताइए। हाँ, मेरी जर्नी कुछ इस टाइप से शुरू हुई थी। 3rd क्लास से शुरू हुई थी मेरी जर्नी। 3rd क्लास से शुरू हुई थी फाइनल एग्जाम्स के बाद। मेरे पापा आर्मी में है, तो उन्हें कहीं से पता पड़ा कि मतलब सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स बच्चों को आर्मी के ऑफिसर्स के लिए ट्रेंड करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के लिए पहले हमें कोचिंग चाहिए होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो उसके लिए पापा को पता पड़ा कहीं से कि झुंझुनू मतलब रबी इंडियन झुंझुनू में अच्छी कोचिंग होती है जिससे बच्चा निकाल सकता है सैनिक स्कूल जी वो। फिर मेरे पापा आए, मेरे को बताया इस बारे में कि झुंझुनू वगैरह जाना है और मतलब तैयारी वगैरह करना है। तो मैंने बोला हाँ पापा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाई लिखाई कर ही लूँगा और कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है। फिर मेरे पापा बोलते चलना है, फाइनल एग्ज़ाम के बाद चलेंगे, उसके बाद झुंझुनू वगैरह घूमने चलेंगे और देख के आएंगे क्या क्या है वहाँ पे, मतलब किस टाइप से पढ़ाई लिखाई होती है और क्या क्या होगा। तो वैसे ही मैं जाता हूँ वहाँ पे पापा के साथ फाइनल एग्जाम्स के बाद। तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या क्या वहाँ मेरे पापा छोड़ने जा रहे हैं या मेरे को घुमाने लेके जा रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि पापा घुमाने लेके जा रहे हैं, झुंझुनू वगैरह घूमूंगा और देख के आ जाऊँगा वापस 1 महीने। ये प्लान था। फिर मैं, मम्मी और पापा प्लान ट्रिप करते हैं और फिर उसके बाद चल देते हैं झुंझुनू के लिए। फिर हम लोग बस वगैरह पकड़ते हैं और झुंझुनू पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा एंट्री होती है स्कूल के अंदर। फिर हमें मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिलता है और वो फिर हम लोगों को वार्डन देते हैं गाइड करने के लिए कि मतलब हॉस्टल वगैरह कहाँ पे है वो दिखाने के लिए, और मैस वगैरह कहाँ पे है वो चीज़ें बताने के, मैस खाने के लिए, मैस वगैरह, तो वो चीज़ें मतलब दिखाने के लिए हमें वार्डन मिलता है। वो चीज़ें हम लोग देख के आते हैं। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है, हॉस्टल वगैरह अच्छे थे, एक रूम में 12 बंदे रह सकते थे, इस टाइप से था सब कुछ। तो कितना बड़ा रूम होता है वो? एक रूम बड़ा रहता है जिसमें मतलब 12 लोग सिंगल बेड रह सकते हैं। इतना बड़ा रूम रहता है। डबल बेड नहीं है, एक के ऊपर एक? नहीं, डबल, कुछ रूमों में डबल बेड थे, कुछ में सिंगल बेड थे, इस टाइप से। हाँ, मेरा जो रूम था उसमें डबल बेड थे। तो इस टाइप से था कि नीचे 6 लग जाते थे, फिर 6 के ऊपर 6 ऊपर था, इस टाइप से था, है ना। तो रूम वगैरह अच्छे थे। फिर हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते हैं और मतलब एडमिशन वगैरह करवाते हैं, वो मेरा हो जाता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ सर मेरे को यहीं पे रुकना है कि आज या मतलब मैं 1 महीने बाद आऊँ, ये बातचीत चलती है। तो वो सर मेरे से बोलते नहीं, अभी से कोचिंग अभी तो शुरू है, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे रहना है। मैं फिर पापा की तरफ देखता हूँ, मैंने बोला पापा ये क्या बोल रहे हो आप, मैं तो ये सोच के आया था कि मतलब ये यहाँ रहना नहीं है, यहाँ बस अभी देखने आए। आपके साथ स्कैम हो गया? हाँ, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो फिर क्या था, फिर मैं बैग वगैरह, वार्डन वगैरह बैग वगैरह उठाते हैं और मैं चलने लगता हूँ। फिर मैं मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखता पेरेंट्स को ज़्यादा, कि मैं जानता था कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरे खुद आंसू आने लगेंगे और पापा भी मतलब पेरेंट्स भी रोने लगेंगे, ये मैं सोचने लगा। इसीलिए मैं फिर सामने ही देखता रहा और सामने में डायरेक्ट हॉस्टल में घुस गया। और पेरेंट्स वगैरह को मेरे को इतना पता नहीं पापा कब आए कहाँ गए, मेरे को लगा कि वो खुद ही चले जाएंगे वापस, अब मेरे को छोड़ दिया यहाँ पे, तो अपना चले गए होंगे। फिर मैंने अपना बेड वगैरह सेट किया, हॉस्टल वगैरह जो लॉकर वगैरह थे वो सारे सेट किए, लॉकर वगैरह सेट किया, अपना सामान वगैरह रखा। फिर उसके बाद जाके कॉल किया, मैंने 3-4 बार कॉल किया, मेरे पेरेंट्स ने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया, मतलब लास्ट में 4th कॉल किया तो पापा ने उठाया। लेकिन उस टाइम पापा थोड़े मतलब नरमी से बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके थोड़ा सा बोल रहे थे, हाँ बेटा और क्या सब बढ़िया। मैंने बोला हाँ पापा मेरा लॉकर वॉकर सेट हो गया, उस यहाँ सब अच्छा है, खाना पीना मैंने खा लिया है सब कुछ ऐसा। लेकिन उस टाइम थोड़ा पापा मतलब इमोशनल से थे, मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि पापा मतलब रो रहे हैं। ये चीज़ें मेरे को बाद में घर पे जाके पता पड़ी ये चीज़ें। जब मैं घर पे गया 2 महीने बाद दीदी के पास, तब दीदी ने ये चीज़ें बताई कि मतलब पापा पूरी रास्ते भर रोते हुए आए हैं। इस टाइप से होता है कि पापा लोग जो होते हैं वो मतलब दिखाते नहीं है प्यार बच्चों, हाँ बच्चों पे प्यार ज़्यादा दिखाते नहीं है। मम्मी दिखाती है, मम्मी तो कहीं बोल देती है आई लव यू, पर पापा नहीं बोलते, पापा बाहर रहते हैं। हाँ, पापा वगैरह बाहर रहते हैं तो उतना दिखाते नहीं है। उस दिन मेरे को पता पड़ा मतलब पापा भी प्यार करते हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता था पापा वगैरह प्यार करते हैं, मम्मी बस प्यार करती हैं। लेकिन उस दिन दीदी ने जब बताया पापा वगैरह बहुत ज़्यादा रोए, तो इसलिए मेरे को ये चीज़ें पता पड़ गई। फिर हम लोगों का क्या था कि मतलब 2 महीने बाद फिर से स्कूल से मतलब वापस वेकेशन आना था। तो वेकेशन हुई तो फिर मैं उस दिन बहुत खुश था जिस दिन वेकेशन हो रही थी, क्योंकि वहाँ का मतलब हॉस्टल
उतना अच्छा नहीं रहता, मतलब उतना अच्छा लगता नहीं है स्टार्टिंग में बच्चों को कि मतलब बिना पेरेंट्स के रहना, बिना पेरेंट्स के सोना, ये चीज़ें। मेरा फर्स्ट डे इस टाइप से था कि मतलब मैं गया, मैंने डिनर वगैरह किया था, मेरे पापा छोड़ गए, तो फिर मैंने रात में डिनर किया, लेकिन फिर उसके डिनर के बाद दूध वगैरह मिला, लेकिन फिर मेरे को उसके बाद बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा था अंदर से। फिर मैंने सोचा नहीं, बाहर नहीं रो सकता मैं, मतलब लोगों को, बच्चों को नहीं दिखा सकता कि मैं रो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए, तो मैं मतलब अंदर से मैंने एक वो रहती है ना, हाँ इमोशनल वो रहता है, तो वो मैं थोड़ा रोना चाह रहा था। फिर मैंने लाइट वगैरह जब बंद हुई, फिर मैं तकिए पे जाके, मैं अपने बेड पे तकिए में मुंह घुसेड़ के मतलब ऐसे, और फिर उसके बाद मैं रोना शुरू कर दिया। अगर तकिए के नीचे मुंह लगा तो आवाज सुनाई नहीं देगी किसी हाँ, को। और फिर मैं मतलब 10-15 मिनट तक रोता रहा, और फिर उसके बाद मेरे को नींद आ गई, मेरे को पता भी नहीं पड़ा कब नींद आ गई, फिर मैं सो गया ऐसे उसके कई बाद। कई मेरे साथ भी होता है, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता तो मैं ऐसे रोते तो आराम से सो जाता हूँ। हाँ उस टाइप से फिर मैं सो गया। फिर उसके बाद अगले दिन जब मैं उठा, फिर उस शेड्यूल पता पड़ा क्या होता है रवि इंडियन में, इस टाइप से रहता है। वहाँ पे 7 बजे उठ जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हमारी कोचिंग शुरू हो जाती है 8 बजे से। 8 बजे से हम लोग पढ़ते हैं, 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, और फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक का ब्रेक मिलता है, ब्रेक टाइम रहता है, उसमें हम 3 घंटे का, जिसमें हम सो भी सकते हैं या खेल सकते हैं, जो फ्री टाइम रहता है, मतलब स्कूल हर जगह से फ्री रहते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, खाना पीना जो हो सकता है, और खेल सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी है। खेलने के लिए वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब एक ग्राउंड सा था, उसमें जो भी थोड़ा बहुत फुटबॉल वगैरह थोड़ा सा खेले, तो वहाँ मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था। रवि इंडियन में ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस था, इतना था। तो वहीं पे बस फिर 5 बजे से फिर से क्लासेस लग जाती थी 7 बजे तक, जो हमने 8 से 2 बजे तक पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं हम लोग वहाँ पे। 5 से 7 बजे तक हम लोग वहाँ पे रिवीजन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा डिनर होता है, डिनर करने के बाद फिर हमें दूध के लिए मतलब जाना होता है, दूध पीने के लिए। तो एक एक गिलास दूध मिलता था, लेकिन मेरी आदत थी 2 गिलास मतलब पीने की घर पे, तो मैं फिर चुपके से जाता था, फिर दोबारा लाइन भी लग जाता था, और फिर से 2 गिलास दूध पी लेता था मैं, इस टाइप से था। अगर कोई आपकी वीडियो देख रहे होगे ना, अगर आप जाओगे तो जरूर समझ जाएंगे, हाँ ये बाफा लग जाता है। हाँ नहीं, वहाँ बहुत सारे बच्चे लगते थे, उनको ही मैं देख के ये सीखा था। वहाँ पहले से बच्चे लगने लगते थे, फिर मेरे को समझ में आया अच्छा दोबारा लग सकते हैं, मतलब लग नहीं सकते लेकिन चुपके से लग जाते थे। फिर दोबारा दूध कभी कभी 3 बार भी ले लेते थे, हाँ कभी कभार 3 बार दूध ले लेते थे। जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता था तो अच्छा नहीं लगता था ज़्यादा, तो उस दिन हम लोग ले लेते थे। दूध क्या मिलाते थे वो लोग? दूध के अंदर चीनी कुछ क्या? नहीं, चीनी और कॉम्प्लेन दोनों चीज़ें मिलाते थे, हाँ हॉर्लिक्स वगैरह मिला देते थे। फिर रात में सो जाते थे। ऐसे मेरे 2 महीने कटे स्टार्टिंग के, मतलब थोड़ा टफ था 2 महीने, स्टार्टिंग में बहुत टफ रहते हैं ना। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं छुट्टी आया उस दिन मेरे को बहुत खुशी थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फिर से घर पे जाऊँगा, ये वो मस्ती करूँगा, पेरेंट्स के साथ सोऊंगा, घर का खाना मिलेगा, ये चीज़ें। फिर मैं वेकेशन आता हूँ, और फिर मेरी 30 दिन जो रहते हैं वेकेशन के, इतनी जल्दी कटते हैं मुझे खुद नहीं पता पड़ता कितनी जल्दी कट गए, मतलब धीरे धीरे दिन कटते गए। फिर जैसे ही 3-4 दिन बचे छुट्टियां खत्म होने में, मेरे को अंदर से घबराहट सी होने लगी, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी मेरे को कि अब मेरे को फिर से वहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं अपने एक एक दिन गिनने लगा, एक एक घंटे गिनने लगा जब मेरे को जाना था पहली बार। फिर मैं मतलब पापा ने बोला, मतलब आखिरी दिन आ गया, फिर मेरी पैकिंग हुई, बैग वगैरह लगे, खाना वगैरह पैक हुआ, और फिर हम लोग निकल गए फिर से। लेकिन इस बार मेरे को पता था, पिछली बार तो मेरे को पता नहीं था कि पापा छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन इस बार मेरे को पता था पापा छोड़ के आएंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल था मैं बहुत ज़्यादा कि पापा इस बार छोड़ के आ जाएंगे मेरे को। पिछली बार इतना पता नहीं था, तो पिछली बार तो मैं खुशी खुशी जा रहा था, इस बार थोड़ा सा इमोशनल था, तो मेरे को रोना आ रहा था। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो बस की सीट थी उसके आगे वाली सीट में जाके रोने लगता हूँ। वो आगे वाली सीट थोड़ी पूरी खाली थी, वहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर मैं आगे जाता हूँ, वहाँ रोने लगता हूँ। फिर मैं 10-15 मिनट बाद मैं शांत हो जाता हूँ खुद से ही, और फिर मैं वापस आके पापा के बगल में बैठ जाता हूँ। फिर पापा ने आपको देखा नहीं पापा, इसलिए तो मैं आगे गया था, पापा मुझे देख ना पाए, इसलिए मैं आगे गया था। मन में रो रहे थे? नहीं, आंसू निकल रहे थे मेरे, इसलिए मैं आगे गया था। आवाज आ रही थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आगे गया था जिससे पापा देख ना पाए। फिर हम लोग फिर झुंझुनू पहुंचते हैं, फिर पापा छोड़ के वही सेम रूटीन। लेकिन मैंने पापा के सामने कभी रोया नहीं, इतना है, पापा के सामने मैं कभी नहीं रोता था। जब पापा जा रहे होते तब भी मैं रोया नहीं, बिल्कुल स्माइल देके हाँ पापा ठीक है जाओ आप। पापा चले जाते थे, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत रो लेते थे, 1-2 दिन रहता है बस, और फिर उसके बाद तो दोस्त वगैरह मिल ही जाते हैं। 1 हफ्ते में 2 बार बात कर सकते थे,
2 बार बात होती थी बस। वहाँ फ़ोन वगैरह मतलब बोलते थे तो 2 बार हाउस वाइज टर्न आती थी फ़ोन कॉल करने की। वहाँ पे 2 बार ही हफ्ते में कर सकते थे। उसमें भी मैं 1-2 बार मिस कर देता था, खेलने कूदने कहीं चला गया तो उसमें भी 1 बार मिस कर, उतनी ज़्यादा याद नहीं आती थी घर की। जब हम लोग दोस्तों के साथ मिल जाते हैं ना वहाँ पे 1-2 महीने बाद, उसके बाद बिल्कुल भी याद नहीं आती घर की। बच्चे फ़ोन नहीं करते, 1-1 महीने तक नहीं करते थे। मैं तो कर लेता था, चलो 7 दिन में या 14 दिन में 1 बार कर लेता था कॉल, क्योंकि उतनी याद नहीं आती थी, घर की सब भूल चुके थे। मतलब कौन कौन से डे में, थर्सडे में कॉल करते थे कब? 2 डे थे, ट्यूसडे और फ्राइडे। 2 हमारे हाउस के दिन हुआ करते थे जब हम मतलब फ़ोन कर सकते थे, इस टाइप से था। फिर हमारा यही चलता रहा, कोचिंग वगैरह चलती रही, पढ़ाई लिखाई होती रही। फिर धीरे धीरे हमारे ठंडी आने लगी। ठंडी के बाद फिर दिसंबर में हमारा मिलिट्री का एग्ज़ाम था। फिर हमें मिलिट्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी। फिर उस टाइम क्या रहता है कि स्कूल में और ज़्यादा टेस्ट वगैरह होने लगते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह चलने लगते हैं। स्कूल की टाइमिंग, मॉक टेस्ट मतलब होते हैं रिवीजन टेस्ट नहीं होता उसमें। जो मिलिट्री स्कूल का जैसा पेपर आएगा ना उस टाइप से थोड़ा रहता है, तो उस टाइप से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है 3 घंटे बैठने की और उस टाइप से क्वेश्चन करने की। उसे मॉक टेस्ट होते रहते थे, तो इसलिए मॉक टेस्ट भी होते थे, फिर उसका रिवीजन भी होता था। तो आखिरी के टाइम नवंबर टाइम थोड़ा टाइम जो पढ़ाई का टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था आखिरी टाइम। फिर मेरे को याद है बहुत ज़्यादा मतलब रात में थोड़ा ज़्यादा हो गई थी पढ़ाई। फिर उसके बाद मिलिट्री का एग्ज़ाम था, मेरा दिल्ली सेंटर था। फिर मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने जाता हूँ। उस टाइम मैं इतना छोटा था तो उतना कुछ जानता नहीं था क्या दिल्ली क्या कुछ। तो बस में हम लोग बैठे डायरेक्ट स्कूल से, और स्कूल हमें सेंटर तक ले गई। वहाँ हम उतरे। स्कूल आपको सेंटर तक ले गई है? हाँ, स्कूल मतलब हमें सेंटर मतलब बस स्कूल की जो बस थी वो हमें सेंटर तक ले गई थी। स्कूल की बस हमें सेंटर तक ले गई, वहाँ उतारा, वहाँ हमने एग्ज़ाम दिए। मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था, उतना अच्छा नहीं गया था। फिर मैं वापस आता हूँ स्कूल वगैरह। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया था, कितने साल के थे तब? मैं 9 ईयर्स का था, 9-10 ईयर्स का इस टाइप से हूँ शायद, मेरे को इतना याद नहीं है, कुछ 9-10 का हूँ। बहुत साल हो गए ना। हाँ, अभी तो कितने साल के हो? मैं अभी 16 का हूँ। फिर अभी हम लोग वेकेशन वगैरह होने लगी हमारी। मिलिट्री के एग्ज़ाम के बाद 7 दिन की वेकेशन थी। फिर उस टाइम मैं घर पे आता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होके आता हूँ, क्योंकि हमें अगला एग्ज़ाम भी देना था। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम था अगला, हमें सैनिक स्कूल देना था। लेकिन सैनिक स्कूल का 1 महीने बाद था, जनवरी में। फिर हम 7 दिन बाद आते हैं, फिर सेम प्रिपरेशन में लग जाते हैं सैनिक स्कूल की। फिर हम प्रिपरेशन करने के बाद फिर मेरा सेंटर आता है ग्वालियर। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ भिंड में, उसके पास में ही रहता है ग्वालियर। फिर हम लोग वहाँ एग्ज़ाम देने आते हैं, वही सेम कि बस स्कूल बस वगैरह जाती है ग्वालियर। वहाँ हम लोग रुकते हैं, 1 रात रुकते हैं। अगले दिन हमारा पेपर था। फिर हम अगले दिन पेपर देते हैं और उसके बाद वेकेशन हो जाती है, क्योंकि मिलिट्री का भी हो गया था और सैनिक का भी हो गया था। तो फिर कोचिंग वाले वेकेशन कर देते हैं। कितने दिनों का? जितना 1 महीने तक का वेकेशन था, क्योंकि उसके बाद फिर वहाँ क्या था कि राजस्थान बोर्ड 5th में भी बोर्ड होता है। राजस्थान में जो 5th क्लास होती है वो बोर्ड डायरेक्ट क्लास रहती है, और हम लोग 5th क्लास में एग्जाम दे रहे होते हैं। तो बोर्ड के लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी, मतलब तैयारी करनी होती है। तो अब जनवरी में हमारा पेपर था, तो कुछ 1 महीने का हमें वेकेशन मिल गया था। फिर उसके बाद फेब में आके फिर से हमें बोर्ड के लिए तैयारी करनी थी, क्योंकि वहाँ पे 5th बोर्ड था, वैसे कुछ कर नहीं सकते, तो बोर्ड के लिए हमें तैयारी करनी थी। तो इसलिए हम लोग, और फिर मैं घर पे जाता हूँ वेकेशन इस टाइप से। 1 महीना मैं रहता हूँ आराम से। उस टाइम में थोड़ा सा खुश था कि मेरे दोनों एग्जाम हो चुके थे, अब मेरे को ज़्यादा देर रहना भी नहीं पड़ेगा उस हॉस्टल में, क्योंकि मैं सोचा था कि बिल्कुल अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे मतलब फिनिश, मतलब कि आप वहाँ पे अब मैं घर पे ही रहा करूँगा। मैंने ये सोचा मैं घर पे ही रहा करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे को फिर धीरे धीरे पता पड़ा कि सैनिक स्कूल, अब मिलिट्री स्कूल में भी हो जाता है, तो फिर से हॉस्टल में रहना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो मेरी लाइफ यही है, फ्यूचर यही है। फिर मेरे को पता पड़ता है मेरा मिलिट्री स्कूल में नहीं हुआ। उस दिन थोड़ा दुख हुआ जिस दिन मतलब मेरा नहीं हुआ था मिलिट्री स्कूल में, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सैनिक स्कूल में तो ही जाएगा। फिर मेरे को पता पड़ा कुछ दिनों बाद कि मेरा सैनिक में हो गया। मिलिट्री आर्ट था? नहीं, मिलिट्री ऑब्वियसली हार्ड रहता है थोड़ा सा, उसमें इंग्लिश वगैरह रहती है, और वही मेरी स्टार्टिंग से थोड़ा वीक थी इस टाइप से। और सैनिक में हिंदी वगैरह आती है, थोड़ा सही था मेरा हिंदी वगैरह, इसलिए मेरा सैनिक में हो जाता है। और फिर मेरे को कॉल लेटर आता है कि इंटरव्यू के लिए। फिर मेरे को सैनिक स्कूल रीवा जाना होता है। मेरा सैनिक स्कूल रीवा में इंटरव्यू था। पापा उस टाइम लीव लेके आ गए थे, तो फिर मैं और पापा इंटरव्यू देने मतलब पापा साथ में थे, इंटरव्यू मैं देने जाता हूँ। 1 दिन का हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू 1 ही दिन का रहता है, वो ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं था सैनिक स्कूल का। क्या क्या बताना पड़ता है? बस नेम? हाँ, वही नॉर्मल 5-10 मिनट का इंटरव्यू था। नाम वगैरह बताओ, अपनी हॉबीज़ वगैरह बताओ। वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जीके के बारे में, और
लाइक कि मतलब इंडियन ओशियन के बगल में कितने ओशियंस हैं और इंडिया मैप के बगल में कितने ओशियंस वगैरह हैं, कितनी रिवर्स हैं, आपके क्षेत्र के बारे में पूछेंगे, मतलब आपके एरिया के बारे में क्या रिवर निकलती है, या जैसे मेरे से पूछा था कि आपके यहाँ का मतलब आपका जो मतलब एरिया है वो डाकुओं के लिए फेमस है, एक दो फेमस डाकुओं के नाम बताओ। इस टाइप से मतलब मजाक चलता रहता है वहाँ पे इंटरव्यू में, इतना कुछ हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, ये सिंपल रहता है इंटरव्यू, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल था, फिर मैं मेडिकल देने जाता हूँ। मेडिकल मेरा जबलपुर में था, मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर, एमएच में होता है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल पापा वगैरह जानते थे, एमएच वगैरह उतना ठीक था, तो फिर हम लोग वहाँ पे सिंपली मेडिकल भी हो जाता है मेरा। मेडिकल वगैरह होने के बाद फिर मैं वापस घर पे आ जाता हूँ। मेरे कुछ दिनों बाद पता पड़ता है मेरा मेरिट में भी हो चुका है। मतलब क्या रहता है कि मतलब डॉक्यूमेंट क्लेरिफिकेशन के लिए पेरेंट्स को पहले जाना होता है। तो मेरे पापा उस टाइम थे नहीं, पोस्टेड थे वो लेह लद्दाख साइड, तो उस टाइम इनको लीव मिल नहीं पाई, इसलिए मेरी मम्मी को जाना पड़ा। तो मम्मी अकेली इतना ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं सकती, इसलिए भैया भी गए थे। अच्छा, मेरे पापा? हाँ, आपके पापा मतलब साथ में गए थे। अब साथ में गए, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लेरिफिकेशन हो चुका था। फिर वापस आ जाती है मम्मी, फिर मेरे को मतलब डेट मिलती है कि मेरे को कब ज्वाइनिंग करना है। मेरे को 1 जून को ज्वाइनिंग करना होता है स्कूल को, 1 जून को ज्वाइनिंग। फिर उस टाइम मतलब 1-2 महीने तक था, तो इसलिए मेरे पापा लीव वगैरह लेके सेंक्शन करवा के फिर आ जाते हैं। फिर मैं और पापा ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। इस टाइम मेरे को पता था कि मतलब हॉस्टल वगैरह क्या होता है और मेस वगैरह क्या होता है, लेकिन मैंने मेस और हॉस्टल्स वगैरह बहुत छोटा देखा था, उतना बड़ा हॉस्टल नहीं देखा था जितना मैं सैनिक स्कूल रीवा में जाके देखता हूँ। मेरे को पता था हॉस्टल वगैरह में रहना है और मेस वगैरह है और किस टाइप से रहना, उतना मेरे को पता था, लेकिन ये कुछ अलग था। जब मैं सैनिक स्कूल, इसका मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर था? वो बहुत, सैनिक स्कूल रीवा एक बहुत अलग बेस है। हाँ, फिर क्या होता है कि मैं जब जाता हूँ गेट में एंट्री करता तो मैं देखता हूँ बहुत बड़ा स्कूल है। कम से कम वो जब मैं सुना कि वो 300 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग बहुत वास्ट है, मैस वगैरह बहुत बड़ा है। उसमें एक टाइम में 500 बंदे सिटिंग कर सकते हैं मैस में, एक रूम में, एक मैस में खाने के लिए 500 बंदे सिटिंग कर सकते हैं। और हॉस्टल वगैरह बहुत बड़े थे। फिर मेरा मतलब एडमिशन वगैरह होता है, एक दिन पापा वहाँ रुकते हैं, एक रात रुकते हैं पापा, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगता है एडमिशन वगैरह और चीज़ों में। फिर पापा अगले दिन रुकते हैं और पापा की अगले दिन ट्रेन थी, तो फिर पापा चले जाते हैं। और मेरे को आता था कि मतलब कैसे रहना है, किस टाइप से रहना है। उस दिन मेरे को ज़्यादा रोना नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था 1 साल मेरा हॉस्टल में हो चुका था, इसलिए मैं सब कुछ जानता था। मैंने अपना बेड वगैरह सेट कर लिया था, लॉकर वगैरह सेट कर लिया। फिर मेरे को अगले दिन शेड्यूल का पता पड़ता है, लेकिन वहाँ मेरे को शेड्यूल पता पड़ता है। मेरे को शेड्यूल ये था कि मतलब पीटी वगैरह होती है। वहाँ मैं रवि इंडियन में अभी 7 बजे तक जगता था, यहाँ मेरे को 5 बजे जगना पड़ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मेरे को। और सोना कितने बजे तक? यहाँ सोना पड़ता है, 10 बजे सो जाते हैं और 5 बजे जगना पड़ता है। फिर जगह के फिर पीटी वगैरह करनी पड़ती है, ये एक्स्ट्रा था। नहीं, वार्डन वगैरह जगाने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पीटी वगैरह की करनी पड़ती है। एक घंटे पीटी करो, रनिंग करो, 3-4 किलोमीटर रनिंग, फिर उसके बाद पुशअप्स वगैरह और सिटअप्स वगैरह, वो अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फिर वही सेम रूटीन, स्कूल वगैरह जाओ। फिर उसके बाद 2 बजे आ जाते थे और फिर ब्रेक मिलता है। फिर हम लोग यहाँ सैनिक स्कूल में क्या है, सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 8 टाइम रहता है सेल्फ स्टडी के लिए। फिर वही डिनर करो और फिर 6 से 8 मतलब 6 to 8 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम रहता है, खुद से पढ़ो जाके, लेकिन वो रहता है स्कूल बिल्डिंग में पढ़ना होता है उस टाइम जाके। और फिर उसके बाद डिनर करो, फिर उसके बाद रेस्ट रहता है, ये रहता है। फिर 10 बजे आके सो जाते हैं। शेड्यूल उसका वहाँ का अच्छा रहता, लेकिन वहाँ मेरे को एक बात याद आई, जब मेरे को ये बात पता पड़ी कि संडे के दिन सैनिक स्कूल में छुट्टी होती है, तो मेरे को इस दिन बहुत खुशी हुई ये सुन के, क्योंकि संडे को छुट्टी है, हाँ, छुट्टी है। क्योंकि ये चीज़ थी कि रवि इंडियन में वहाँ छुट्टी नहीं हुआ करती संडे की। वहाँ 3-4 घंटे पढ़ाई होती थी, दिन में 3-4 घंटे 8 से 12 बजे तक पढ़ाई होती थी वहाँ पे, 4 घंटे लगभग पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे आके मेरे को पता पड़ा फुल डे छुट्टी रहती है, तो मैं उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर धीरे कुछ चीज़ें पता पड़ती नहीं, जैसे मतलब फिर मेरे को रात में थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। रात में डर लगता है टॉयलेट जाने में, सबसे ज़्यादा रात में सबको ही वहाँ पे डर लगता है टॉयलेट जाने में, क्योंकि वो जो हॉस्टल था वो युवराज भवन में था, और युवराज भवन थोड़ा महल टाइप रहता है, राजा के महल थे पुराने, तो उनको क्या है जो स्कूल वालों ने लिस्ट पे ले रखा रहता महल को, तो उसमें ही हम लोग हॉस्टल बना हुआ था हमारा। वो थोड़ा महल टाइप था, थोड़ा सा डरावना भी लगता था। और जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें स्टोरी सुना
रखी थी खतरनाक वाली कि यहाँ पे घोड़ों की आवाज आती है, हाँ घोड़े वगैरह आवाज आती है और कोई लड़की वगैरह डांस करती है घुंघरू पहन के, इस टाइप से थी। सीनियर्स ने हमें पता रखा था। सवेरियन डांसिंग लेडी। हाँ वही चीजें थी, तो इसलिए हमें थोड़ा डर भी लगता था और जब रात में जगते थे तो यही बातें हमें याद आती थी। फट के चाल हो जाती। हाँ फिर हम लोग बहुत डर जाते थे, फिर हमें अपने बडी को जगा के लेके जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बडी बहुत मुश्किल से जगता था। वो नहीं जगा तो फिर दूसरे को जगाते थे, कोई ना कोई जग ही जाता था आखिरी में, बहुत मेहनत करने के बाद फिर चले जाते थे। ये एक तो कुछ चीजें ये हैं, बहुत मतलब एक ये दिक्कत थी वहाँ की कि रात में बहुत मुश्किल रहता है टॉयलेट करना। वहाँ पे भी झुंझुनू में थी लेकिन वहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। नहीं दूर नहीं था, ये क्या था थोड़ा सा डरावना लगता है जब अकेले निकलो, कोई है नहीं विंग में, थोड़ा सा ये चीजें डरावनी लगती हैं। मैं छठी में था तो स्टार्टिंग में मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और मेरे स्टार्टिंग में बर्थडे आ जाता है 6 जुलाई को, स्टार्टिंग में बर्थडे था, इतना मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं पहुंचता हूँ, मेरे को सुबह मेरे दोस्त वगैरह विश करते, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेक होता है और ब्रेक में मेरे को कुछ नहीं पता पड़ता, मेरे चारों लोग मतलब 4 लोग मिलके मेरे पैर पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, बोलते हैं हम लोग ऐसे ही बर्थडे विश करते हैं। बोला कैसे, फिर वो नीचे से लाते बजाना शुरू कर देते हैं अचानक से, मेरे को कुछ पता ही नहीं पड़ता, वो नीचे से लाते मारे, मैं चिल्ला रहा हूँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं वो छोड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। फिर वो मेरे को छोड़ देते हैं धरती में, फिर मैं थोड़े टाइम तक बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वही क्लासें वगैरह चली, फिर मेरे को और कुछ चीज़ें पता पड़ी कि मतलब बर्थडे वगैरह बनाते हैं तो फिर केक वगैरह हम लोग लेके आते हैं, आउटिंग से केक लेके आते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और वहाँ क्या था एक ट्रेडिशन था वहाँ पे कि वेल वगैरह बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह इतना हो नहीं पाता, उतने पैसे रहते नहीं है कि सबको बर्गर और पिज़्ज़ा हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं भेल बना लेते हैं। भेल थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और सबको हो जाता है, सब लोग पेट भर के खा लेते थे, तो भेल बनाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को और नहीं पता था, एक और चीज़ होती है अचानक से कि मेरे को मतलब उल्टा लिटा देते हैं और फिर मेरे मतलब पैंट पे पीछे साइड सैनिटाइजर डाल देते हैं और उसमें माचिस लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। अब मेरा पूरा मतलब पैंट जल रहा है और फिर अचानक से वो क्या करते हैं चप्पल लेके आते हैं अपनी और सारी मारने लगते हैं मेरे, और चप्पल से फिर आग बुझाते हैं पूरी, बहुत टाइम तक मारते रहते हैं चप्पल पूरी जब तक आग नहीं बुझती। फिर वो 3-4 दिन तक मेरे दर्द रहा। आप ना उसको छोड़ दीजिए, सब लोग बोलते हैं ना बर्थडे मार नहीं खाते, इसलिए आप हर एक बर्थडे मार खाते हैं, मुझे पता है। वहाँ सैनिक स्कूल में ऐसा ही होता है, बर्थडे वाले दिन ही मारा जाता है, वो वहाँ का ट्रेडिशन है पुराना। फिर अब मेरे साथ हो गया, अब मेरा तो स्टार्टिंग था, मेरे को इतना पता नहीं था, मेरे साथ हो गया, फिर मैंने भी किया सबके साथ, फिर अभी तक वो चलता ही आ रहा है, हर साल यही होता है और सबके साथ होता है। और फिर वहाँ धीरे धीरे मेरे को पता पड़ा कि वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत ज़्यादा चलती है, इतना झुंझुनू में नहीं था, यहाँ पता पड़ा कि एक क्लास सीनियर भी, जो एक क्लास आगे होगा वो भी मेरा सीनियर, फिर और तो है ही सारे। फिर धीरे धीरे पता पड़ा कि यहाँ पनिशमेंट वगैरह मिलती है और यहाँ मतलब क्या क्या रूल्स हैं, जैसे हैंकी साफ़ रखना है, हैंकी हमेशा पॉकेट में रखना होता है, हैंकी हमेशा साफ़ रखना होता है, ये चीज़ें थी। और अगर नहीं रखोगे तो फिर पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट में क्या मिलता था? पनिशमेंट में पुशअप्स वगैरह लगानी होती हैं और क्रोकोडाइल वगैरह करना होता है। क्रोकोडाइल में बैंड पोजीशन लेके मुंह आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, वो आप जब जाओगे आपको खुद ही पता पड़ जाएगा, वहाँ सब कुछ सिखा दिया जाता है धीरे धीरे। मैं गलती करूंगा नहीं? वो वहाँ गलती सबसे होती है, अगर एक गलती करता है ना सबको पनिशमेंट मिलती है, उसे हम लोग यूनिटी कहते हैं। यूनिटी डेवलप करना इससे ही होता है। एक भी बंदा गलती करता है आर्मी में, ये हमें सिखाया जाता है आर्मी के लिए, अगर एक भी बंदा कोई गलती करता है तो पूरी टुकड़ी को सजा दी जाती है। यही चीज़ें हमें सैनिक स्कूल में सिखाई जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें रहती हैं। और टीचर्स वगैरह भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सोचो कि टीचर्स वगैरह के पास चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टीचर्स ने ही परमिट कर रखा होता है ये चीज़ें, पनिशमेंट वगैरह। और कभी कभार स्लैब वगैरह भी हो जाती हैं, वो अलग चीज़ें हैं। फिर हमने धीरे धीरे देखा, 6ठी 7वीं सीखते गए, सीनियरिटी वगैरह देखा, हमने खाई भी बहुत पनिशमेंट। स्कूल में हमने स्पोर्ट्स वगैरह देखा क्या होता है स्पोर्ट्स, फिर हमने मतलब वॉलीबॉल वगैरह में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, वहाँ देखा बहुत सारे कोर्ट्स वगैरह थे, फुटबॉल के अलग, हॉकी के अलग, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे वहाँ पे। लेकिन थोड़ा मेरे पापा ने पहले से बता रखा था कि मतलब अगर आप एनडीए वगैरह देना तो थोड़ा मेडिकली फिट रहना, तो ज़्यादा चोट वगैरह मत खा लेना, इसीलिए मैं थोड़ा हॉकी और फुटबॉल से थोड़ा दूर रहा, क्योंकि हॉकी और फुटबॉल में क्या रहता है चोट वगैरह लग जाती है, हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह कभी कभार हो सकता है। इसलिए मैं वॉलीबॉल खेलता था और बैडमिंटन खेलता था। बैडमिंटन इसलिए खेलता था क्योंकि भिंड में हम लोग खेलते थे पहले दीदी वगैरह के साथ, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बैडमिंटन में था। और वॉलीबॉल में तो वहीं पे जाके जब मतलब सीनियर्स वगैरह ले जाते हैं वॉलीबॉल खिलाने, तो वहीं धीरे धीरे खेलना सीखा।
अब फिर इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जोनल खेलने जा रहा हूँ हरियाणा में, वॉलीबॉल का ही। वही मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागा और फिर मैं 7th क्लास में थोड़ा बहुत खेलने लगा वॉलीबॉल वगैरह। आपने और मजे नहीं किए, जैसे कि क्लास बंक करना? ये चीज़ें तो हम लोग 11th 12th में करते हैं। अभी हम लोग क्या है, सीनियर्स के नीचे रहते हैं, तो सीनियर्स ने हमें ये चीज़ें करते हुए पकड़ लिया तो बहुत पनिशमेंट देंगे। तो अभी हम लोग ये नहीं करते, क्योंकि पूरा स्कूल जो चलता है वो सीनियर्स की पावर पे चलता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर और सकते। जो 12th 11th उनको कौन संभालता है? उनको टीचर्स संभालते हैं और टीचर्स उतना अच्छे संभाल नहीं पाते, इसलिए वो जो करते हैं वही होता है। बंक वगैरह, स्कूल बंक करना और सब कुछ वही करते हैं, और बहुत सारी आउटिंग वगैरह जाना, सब कुछ वही करते हैं 11th 12th वाले। फिर हम लोग वही 7th में सब कुछ करते हैं। फिर हमारा लॉकडाउन पड़ जाता है। मैंने वहाँ देखा था कि मतलब जब हम लोग 6th में थे तब देखते थे कि 8th क्लास वाले बहुत मस्ती करते थे, सीनियर्स को देखते थे 8th क्लास के बहुत ज़्यादा मस्ती करते, तो हमने सोचा हम भी बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब हम 7th में आए तो उस साल लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन की वजह से हमें घर पर रहना पड़ा। 8th और 9th हमने बहुत मिस कर दी, और यही मोस्ट इंजॉइंग क्लास यही होती है, जितना एंजॉय कर सकते हैं इन्हीं क्लास में कर सकते हैं। क्या रहता है कि 10th 11th में बोर्ड रहता है, और 11th से हमें एनडीए की तैयारी करनी पड़ती है। 8th 9th में हमें 6th 7th में क्या रहते हैं, जूनियर रहते हैं, और 8th 9th में थोड़ा सा सीनियर भी हो जाते हैं और इतना पढ़ने को भी नहीं रहता। तो इसलिए 8th 9th में सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं, और 10th में आके हमें बोर्ड दिखता है, तो बोर्ड की वजह से हम लोग इतनी मतलब मज़े नहीं कर पाए, पढ़ाई वगैरह करनी रहती है। क्या था, बोर्ड वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन फिर क्या है, 8th का जो घर पे जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। घर पे ऑनलाइन क्लासेस को बंक करना, ये वगैरह अच्छा लगता था। 8th में अच्छा गया, अच्छा एक्सपीरियंस था 8th क्लास का। वही सेम फिर 9th वही बैंकिंग वगैरह। लेकिन थोड़ा मन होने लगा कि मतलब स्कूल वगैरह पहुंच जाएंगे। 1 साल हमने घर पे ही काट दी थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मन होता था, क्योंकि हम लोगों को अब इतना अच्छा घर लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह रहता है, वहाँ हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो मन रहता है कि फिर से जल्दी स्कूल खुलें, वहीं पे चले जाओ। वही 9th में वहाँ बहुत ज़्यादा मन रहता था। टीचर्स से हम ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा पूछते रहते, सर कब स्कूल खोल रहे हैं, कब स्कूल खोल रहे हैं। टीचर्स बोलते हैं हाँ खुल जाएंगे 1 महीने में खुलेंगे, 2 महीने में, वो तो फिर बढ़ता रहता, पोस्टपोन होता रहता था। लेकिन ये था आखिरी में हम लोग पहुँच गए थे 9th क्लास में, और थोड़ा बहुत हमने सीनियर हाउस भी देख लिया, सीनियर हाउस होता क्या है। फिर हम लोग 10th क्लास में पहुँच गए। 10th क्लास में हमारे बोर्ड्स वगैरह थे, हमने पढ़ाई की, वही बोर्ड्स का रिजल्ट वगैरह आया, सब कुछ चलता रहा। अब 11th में साइंस स्ट्रीम ले रखी है, सबसे डिफ़िकल्ट वही है, साइंस पढ़ते रहते हैं, और बस यही है। और अब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनडीए की प्रिपरेशन अगली साल हमारा 12th में अटेम्प्ट है, एनडीए का अटेम्प्ट हमें देना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा एनडीए का प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ नहीं, ज़्यादा 11 महीने बचे हुए हैं। तो अगर एनडीए हो जाता है तो फिर आपको बताएंगे आगे एनडीए में क्या होता है और एनडीए कैसे क्लियर करना होता है, वो चीज़ें आपको बताते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनडीए में हो जाता है, एनडीए में ज्वाइनिंग होती है, फिर एनडीए की स्टोरी बताएंगे। अच्छा चाचू, आप अपने एक ऐसा सीक्रेट बताओ जो आपने किसी को नहीं बताया आज तक। हाँ, मेरा एक सीक्रेट है कि मतलब मेरे को जब मैं बस स्टैंड से मेरे को थोड़ी सी नफरत सी है। मैं जब बस स्टैंड्स को देख लेता हूँ या बस वगैरह को देख लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, ना बस में ट्रैवल करना अच्छा लगता है। अब मैं मोस्टली जब भी जितना हो सकता है मैं अब ट्रेन में ही ट्रैवल करता हूँ, जितना भी हो सकता है हमेशा ट्रैवल ट्रेन से करता हूँ। क्योंकि बस से क्या है, जब मैं मतलब यहाँ जब छोटा था 4th क्लास में था, जब मैं छोटा था बच्चा था 8th क्लास में, जब मेरे पेरेंट्स मेरे को झुंझुनू ले जा रहे थे तो वहाँ क्या था, वहाँ ट्रेनें वगैरह ज़्यादा चलती नहीं थी, तो इसलिए हम लोग बस से जाया करते थे। तो बस से उस टाइम मेरे को थोड़ी सी नफरत सी शुरू होने लगी धीरे धीरे। मेरे को यहाँ लगता था अगर मैं बस स्टैंड पहुँच गया तो मेरे को डायरेक्ट वहीं जाना पड़ेगा, झुंझुनू हॉस्टल, तो इसलिए मेरे को वहाँ से नफरत शुरू होने लगी उसमें, ये था। सो गाइस, ये थी मेरे चाचू की मोटिवेशनल स्टोरी। इससे मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो चाइना के स्कूल का, और आप भी एनडीए का पेपर दे सकते हो। तो मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जैसे में चाचू सिलेक्ट हो जाएंगे एनडीए में तो इसकी खबर वापस आएगी। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना। जैसे मेरे चाचू का एनडीए क्लियर हो जाएगा मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो बाय बाय, हर महादेव।